वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन संजय पांडे क्लासेस। तो बच्चों आज हम ऑसिलेशन के बाद क्लास 11th की फिजिक्स का ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15। इसका नाम है वेव, है ना। तो इसमें हम वेव मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में? वेव मोशन, है ना। तो चैप्टर नंबर 15 है और ये लास्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का। और आज का ये लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 1, चैप्टर का नाम है वेव्स, ठीक है। आज ये पढ़ेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि इसका यूज़, इसका कॉन्सेप्ट क्लास 12 की फिजिक्स में होने वाला है, ठीक है ना। क्लास 12 की फिजिक्स में जो वेव ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं, तो वेव ऑप्टिक्स में वेव का पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, इसलिए वेव को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। जब क्लास 11th की फिजिक्स में जब वेव आप पढ़ लेंगे बढ़िया से, तो क्लास 12 की फिजिक्स में जहाँ भी वेव के कॉन्सेप्ट मिलेंगे, सिर्फ वेव ऑप्टिक्स में ही नहीं, आपके अल्टरनेटिंग करंट में भी वेव का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। वहाँ पर भी है, मॉडर्न फिजिक्स में भी वेव का कॉन्सेप्ट है। मतलब सेकेंड पार्ट जो बुक होती है क्लास 12 की फिजिक्स में, बहुत ज़्यादा यूज़ है वेव का, ठीक है। तो इसलिए वेव को हम बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। वेव का इक्वेशन क्या बनता है, वेव है क्या, कितने टाइप्स की है, सारी बातें आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए बच्चों। माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स। तो वेव है क्या एक्चुअल में? तो जनरली अगर इसकी डिफिनीशन की मैं बात करूं, तो वेव इज अ काइंड्स ऑफ डिस्टर्बेंस, काइंड्स ऑफ, ठीक है। वेव इज अ काइंड्स ऑफ डिस्टर्बेंस which propagates through a medium without change its speed, ठीक है। ये है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। वेव इज अ काइंड्स ऑफ डिस्टर्बेंस विच प्रोपेगेट्स थ्रू अ मीडियम विदाउट चेंज इट्स स्पीड। मतलब वेव एक डिस्टर्बेंस है। मतलब डिस्टर्बेंस क्या है? डिस्टर्बेंस बहुत सारे तरीके से होते हैं, है ना। कहीं आप पीट रहे हैं, वो भी डिस्टर्बेंस है। आप कूद रहे हैं, वो भी डिस्टर्बेंस है ना। आप चिल्ला रहे हैं, शाउटिंग कर रहे हैं, तो भी वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं। डिस्टर्बेंस के कई प्रकार होते हैं, कई काइंड्स हैं। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला है? डिस्टर्बेंस इज द काइंड्स ऑफ, वेव इज अ काइंड्स ऑफ डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस का एक काइंड है ये, है ना। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कह लीजिए इसको। ये वेव जो कॉन्सेप्ट है, ये एक डिस्टर्बेंस है। यही प्रोपेगेट करता है। प्रोपेगेट का मतलब होता है चलता है, ट्रेवल करता है ना, किसी मीडियम में। जब ये किसी मीडियम में ट्रेवल करेगा, तो उस मीडियम में अपनी स्पीड को चेंज नहीं करेगा। क्लियर? उस मीडियम में अपनी स्पीड को चेंज नहीं करेगा और ये निकलता रहेगा, मूव करता रहेगा, ठीक है। बाद में हो सकता है उसकी एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो अलग बात है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जब आप किसी सपोज करिए किसी आप रिवर में के सामने बैठे हैं, या तालाब है, बिल्कुल शांत तालाब है ना, पॉन्ड है। उसमें हमने एक पत्थर उठा के फेंक दिया इससे। तो जब पत्थर को पानी में फेंकते हो आप ना, तो डूबता है, पानी के अंदर जाता है। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, एक सर्कुलर पैटर्न बहुत तेज भागता है ना। कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ता होगा सर्कुलर पैटर्न, ऐसे सर्कुलर पैटर्न ऐसे भागता नहीं भागता, देखो ऐसे सर्कुलर पैटर्न जाता है, बहुत तेजी से भागता है और जाकर के यहाँ पे खत्म होगा, फिर आगे
भागता रहेगा। ये हमें क्यों दिखाई पड़ता है ऐसा? क्योंकि हम ऊपर से देखते हैं। कहाँ से देखते हैं? ऐसे इसके टॉप सरफेस को देख रहे हैं। अगर आप यही साइड से देखो, ये कहाँ से देख रहे हैं हम लोग? ये हम लोग देख रहे हैं बेटा, ये टॉप से देख रहे हैं, टॉप सरफेस कुछ ऐसा दिखता है हमारा। लेकिन जब आप साइड से देखोगे, मतलब हॉरिजॉन्टल, जब हॉरिजॉन्टल आप देखेंगे या साइड से देखेंगे, तो यही हमारा रिपल्स जो होगा वो रिपल हमारा कुछ इस तरह दिखाई देगा। ऊपर से आपको सर्कुलर पैटर्न दिखाई पड़ता है, लेकिन जब साइड से देखोगे तो आपको ऐसा ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा। साइड से ऐसे हम ऐसे देख रहे हैं, जब ऐसे देखते हैं ऊपर से तो सर्कुलर पैटर्न भागता है, साइड से देखते हैं किसी एक पार्ट को तो ऐसे दिखाई पड़ता है हमें। क्लियर ना? तो ये क्या है जो लहरें जा रही है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है? जो पार्टिकल है वो ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, मतलब पानी के पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ देखो, ऐसे जा रहा है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा, केवल फील हो रहा है। पानी का शेप बन रहा है, खाली शेप क्यों बन रहा है? क्योंकि डिस्टर्बेंस जा रहा है। क्या जा रहा है? डिस्टर्बेंस। यही है वेव, है ना? तो ये जो रिपल्स बनते हैं पानी पर, क्या है? रिपल्स। ऐसे यहाँ भी कैसे कैसे रहता है, ये ऐसे ऐसे, है ना? ये भागता है तेजी से। क्लियर? तो यही रिपल्स क्या है? वेव है। ये क्या है? वेव। तो वेव क्लियर हो गया ना? तो यह डिस्टर्बेंस है, तो आप इसको बना सकते हो वेव। ठीक, क्लास 9 की फिजिक्स में आपने वेव पढ़ा होगा। तो इसमें मैक्सिमम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, इस तरह से पार्टिकल मूव करता है इससे। हॉरिजॉन्टल या साइड से अगर हम देखते हैं, मतलब ये हम देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये हम देख रहे हैं, हम यहाँ टॉप से देख रहे हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हैं टॉप से, ऊपर से, तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है, सर्कुलर पैटर्न, है ना? तो यही है वेव। ओके, अब जैसे आप लोग कभी कभी ड्रम को पीटते हैं तो उससे क्या होती है? आवाज़ निकलती है, वो क्या है? साउंड वेव है ना? उसके मेम्ब्रेन्स होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? तो अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे वेव के टाइप्स पर। किसके टाइप्स पर? हाँ, टाइप्स ऑफ वेव। तो हेडिंग क्या रहेगा? टाइप्स ऑफ वेव। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव। तो वेव कितने टाइप्स के होते हैं? तो जो वेव का कैटेगरी है, जो डिवाइडेशन है, वो 3 कैटेगरी में किया गया है, उनके प्रॉपर्टीज को देखते हुए। क्या देखते हुए? हाँ, प्रॉपर्टीज को देखते हुए वेव को डिफाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव्स। दूसरा आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और थर्ड है मैटर वेव्स। यही 3 तरह से वेव्स हम लोग पढ़ते हैं पूरी फिजिक्स में। पूरी फिजिक्स में जो वेव पढ़ते हैं वो कितने हैं? 3। कोई कहे अगर आपसे कि क्या चौथा भी कोई वेव होता है, तो नहीं होता। ठीक है, यही पूरी फिजिक्स में अभी तक BSc MSc तक यही वेव पढ़ते हैं, इतनी ही वेव। कोई वेव आज तक इसके अलावा बनी ही नहीं है ना? अगर कोई नई वेव बन जाए, कोई डिस्कवरी हो जाए, तो कोई और भी वेव पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल फिजिक्स, पूरे फिजिक्स में जब तक हम लोग कोई नया नहीं होता कुछ फिजिक्स में, तब तक यही पढ़ते रहेंगे। आगे की पढ़ाई भी इन्हीं पर है, बेस्ड है। फर्क क्या है? 11वीं की क्लास में, 12वीं क्लास में हम लोग उसका बेसिक आइडियाज सीखते हैं, है ना? बेसिक इंट्रोडक्शन सीखते हैं। जैसे जैसे क्लास हमारी बढ़ती है, हायर क्लास में जाते हैं तो उसके डीप में पढ़ते हैं और डीप में उसके बारे में जानते हैं, है ना?
अभी तो खाली 11 12 सिर्फ बेसिक आइडिया सर, यार छोड़ो छोटी छोटी बातें हैं, क्या होता है इंट्रोडक्शन है सर, समझ लीजिए। लेकिन इंट्रोडक्शन ही यही बच्चों पर भारी पड़ता है ना, यही चीज़ ही भारी पड़ जाता है। जब एग्जाम्स में क्वेश्चन पुट अप होते हैं तो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते इस पर, है ना। चलिए समझते हैं, साइंस की दुनिया है ना, कहीं धूप कहीं छाया। तो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, ध्यान सुनिए। मैकेनिकल वेव्स वो होती है जिन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना भाई। ट्रैवल तीनों करती है, ऐसा नहीं कि तीनों कोई एक ट्रैवल नहीं करता, ट्रैवल तीनों करती है। इस वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड मीडियम, ठीक है ना। तो हम उसे मैकेनिकल वेव कह देंगे। और इसको बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो रिक्वायर्ड मीडियम, नो रिक्वायर्ड मीडियम, ठीक है ना। और मैटर वेव्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल्स ईटीसी, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स अल्फा पार्टिकल्स ETC can travel through medium or without medium, through medium or without medium। मतलब अगर आप इन्हें मीडियम में ट्रेवल कराना चाहेंगे तो मीडियम में भी ट्रेवल करेंगे, है ना, और वैक्यूम में ट्रेवल कराएंगे तो भी ट्रेवल करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है और विदाउट मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है इसके लिए। हाँ, ये कंडीशनल आपका है, कैसे आप इसको ट्रेवल करा रहे हैं। जब ये मटेरियल पार्टिकल्स बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं ये बिहेव करते हैं लाइक अ वेव, जब बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करेंगे तभी, ठीक है ना। तो इन्हें हम मैटर वेव्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब सन से जो लाइट आ रही है या किसी भी लाइट सोर्स से जो लाइट आ रही है वो सब के सब वेव जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्लियर है। मैकेनिकल वेव जैसे कि साउंड वेव कैसी वेव है, मैकेनिकल वेव है, ठीक है ना। तो ऐसी वेव मैकेनिकल वेव होती है। तो हमारे जो 11th के फिजिक्स में है वो मैकेनिकल वेव को स्टडी करना है, मतलब कि साउंड वेव के बारे में, ठीक है ना। ये जो वेव्स आपको दिखाई पड़ रही है क्लास 12 की फिजिक्स में स्टडी करेंगे इन दोनों के बारे में, ठीक है ना। 11th में कौन पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ, हाँ, इसलिए 11th के फिजिक्स में ये नहीं दिया ज़्यादातर, इसको केवल इंट्रोडक्शन दिया है और बता दिया कि आपको ये 12 में पढ़ना है। सिलेबस को डिवाइड किया गया है, ठीक है, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव की। तो हेडिंग आपका रहेगा सिर्फ मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की। पहला है ट्रांसवर्स वेव, दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। पहला कौन सा है, ट्रांसवर्स वेव, दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ये है मैकेनिकल वेव के टाइप और इन्हें हमें सीखना है, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग क्या रहेगी, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव डाल दिया हेडिंग। ट्रांसवर्स वेव कहां देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल बता सकती हो। जैसा कि आपने पानी में पत्थर फेंका
है ना। स्टिल वाटर में जब आपने एक पत्थर फेंका तो उसके सरफेस पर क्या मिला हमें, रिपल्स बने। वो रिपल्स क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है ना। आप किसी रस्सी को, रोप को एक रिजिड सपोर्ट से, मतलब किसी विंडो से बांध दीजिए, एक एंड अपने हाथ में लीजिए और ऐसे ऐसे मूव कराइए ऐसे, तो उसमें एक वेव जाती है, इस तरह से वेव निकलती है। कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूं मैं। देखिए कि ये आपका है एक रिजिड सपोर्ट, ठीक है, और ये है वेव। मान लो कि ये है एक्स डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है ये, एक्स डायरेक्शन। तो इधर हमने दिखाया वेव जा रही है। कैसे जा रही है वेव, आपने क्या किया है, इसको एक उससे बांध रखा है, किससे, रिजिड सपोर्ट से, है ना। रोप को यहां से बांध रखा है, तो यहां से आपने बांधा है ना। तो यहां से रस्सी आप ऐसे मूव करा रहे हैं, यहां हाथ से हाथ पकड़ रखे हैं, यहां पे आपको, ठीक है, ये आपका हाथ है, फिंगर, इसने आपने पकड़ रखा है इसको, ठीक है, हाँ। और ये आपकी आंखें हैं, है ना, ये अब आप इसको क्या कर रहे हो, मूव करा रहे अप एंड डाउन। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक वेव कंटिन्यू ऐसे से जा रहा है, इस शेप में लगातार जा रहा है। आप कंटिन्यू ऐसे वाइब्रेट कराओगे तो लगातार ये ऐसे जाता रहेगा। ये आपका रिजिड सपोर्ट है, ठीक है ना। तो इसमें जो वेव जा रही है ऐसे, वो कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव। ये वेव ऐसे जा रही है वेव, ठीक है ना। इसमें जो रोप है वो क्या है, एक मीडियम है, और इसी मीडियम के थ्रू वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है, मीडियम के थ्रू, मीडियम यही हमारा है, और वेव ऐसे जा रही है, हमारी वेव ऐसे वेव जा रही है, ठीक है ना। ऐसे मूव करते हुए वो वेव आगे निकल जा रही है इसी रस्सी के थ्रू। बट ये रोप के जो पार्टिकल हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। कभी ये ऊपर रहेगा तो कभी फिर ये ऊपर रहेगा तो ये नीचे रहेगा, फिर ये ऊपर अभी है तो कुछ देर जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये अल्टरनेट होते रहेंगे अपने आप, और वेव हमारा जाता रहे। क्लियर है। तो इसमें मिलता क्या है, अल्टरनेट। जो ये ये जो मूव कर रहे हैं ना, इस पॉइंट को बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। और जो नीचे जाता है मैक्सिमम पॉइंट को, उसे ट्रफ कहते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट क्या मिलता है, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, ये अल्टरनेट मिलता रहेगा इसमें, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, वेव ऐसे जा रही है, पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगी, व्हेन द मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। When the medium particles vibrates perpendicular to the propagation of wave, ठीक है। ठीक है। तो ऐसी वेव को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इसमें क्या मिलता है, अल्टरनेट क्रेस्ट लिखना, अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ आर ऑब्टेन्ड, अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ आर ऑब्टेन्ड, ठीक है।
कोई लूजली स्प्रिंग ले लीजिए, उसको भी अगर आप अप एंड डाउन ऐसे करेंगे तो भी वेव जाएगा, ठीक है ना, लगातार। ये सब क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। और नेक्स्ट हेडिंग है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है? जब मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट ऐसे ऐसे करें, वेव मान लो ऐसे जा रही है, ये वेव जा रही है, ऐसे वेव जा रही है, और मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं ईच पॉइंट पर वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, है ना, मतलब वेव के अलोंग ही क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं या वाइब्रेट कर रहे हैं, वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में ही, मतलब वेव ऐसे जा रही है और ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ये है ना, ऐसे ऑसिलेट करते हुए निकल रहे हैं, वेव भी ऐसे चली जा रही है और पार्टिकल भी ऐसे ऑसिलेट करते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब उसी के डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर नहीं। तो ऐसी वेव को हम लोग क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। तो इसमें लिखना व्हेन मीडियम पार्टिकल्स oscillate along the propagation of wave that is called to be longitudinal wave, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। साउंड कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक है ना। सबसे फेमस एग्जांपल यही है आपका, ठीक है। हाँ, साउंड वेव कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। और जब ये ट्रेवल करता है तो हमें अल्टरनेट क्या मिलते हैं मालूम है? कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन मिलता है। क्या मिलता है? हाँ, लिखना व्हेन साउंड वेव ट्रेवल्स through a medium then alternate compression, rare fraction and compression are obtained, ठीक है ना। अल्टरनेट रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन आर ऑब्टेन्ड, ठीक है, ओके। देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, मैं दिखा रहा हूं। देखिए ये है एक लाइन, ये दो लाइन है, यहां देखो मीडियम के पार्टिकल्स बहुत पास है ना, ऐसे। फिर कुछ दूर दूर मिलेंगे आपको ऐसे, फिर यहाँ पे क्या होगा, ऐसे पास आ जाएंगे पार्टिकल्स, ऐसे पास आ जाएंगे ऐसे, लाइक दिस। फिर आगे थोड़ी दूर पे क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे पार्टिकल दूर दूर रहेंगे, ठीक है। पार्टिकल फिर क्या रहेंगे, दूर दूर आ जाएंगे, फिर पार्टिकल पास आ जाएंगे। जहाँ पार्टिकल पास आ जाएंगे ना, वहाँ क्या होता है, कंप्रेशन होता है। क्या होता है बेटा? कब होता है? जब पार्टिकल बहुत पास हो जाते हैं। और जब पार्टिकल दूर हो जाएंगे क्या होगा? रेयर फ्रैक्शन। पढ़ा है ना 9th क्लास में, है ना। तो यहाँ पे देखो फिर से कंप्रेशन होना स्टार्ट हो गया अब। तो इस तरह से जो है हमें मिलता है।
तो जहाँ मीडियम के पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे वहाँ पे होता है कॉम्प्रेशन, दूर दूर होने पे क्या होता है रेयर फ्रैक्शन, फिर कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन। इस तरह से हमें मिलता है वेव हमारी जो ट्रेवल करती है इस डायरेक्शन में। ये वेव जा रही है, कौन सी वेव? लॉन्गिट्यूडिनल वेव, मतलब साउंड वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रेवल ऐसे कर रही है, तो मीडियम पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, है ना। ऑसिलेट करते करते कभी कभी पास आ जाएंगे, कभी कभी दूर हो जाएंगे, फिर कभी कभी पास, कभी कभी दूर। इस तरह से ये ऑसिलेट करते हुए नजर आएंगे। तो जहाँ पे पास पास हो जाएंगे उसे कॉम्प्रेशन कहते हैं, जहाँ पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे वहाँ पे रेयर फ्रैक्शन होगा। क्लियर है? तो ये तभी मिलेगा जब हमें दिखाई पड़ेगा कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रेवल कर रही है। जैसे स्प्रिंग को, जब हम कोई स्प्रिंग लूजली स्प्रिंग है उसको हम एक बार ऐसे आगे पीछे देखो, ऐसे ऐसे मूव कराएं, ऐसे स्प्रिंग को, लूजली स्प्रिंग को ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो उसमें ऐसे आपको नजर आएगा। कहीं स्प्रिंग की जो चूड़ी होती है वो कहीं पास पास नजर आई, कहीं दूर दूर, फिर कहीं पास पास, इस तरह से आपको मूव करती हुई नजर आएगी। यही है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, है ना। क्लियर है? ठीक है। अब क्या रहेगा हेडिंग हमारा? सम डिफिनीशंस रिलेटेड वेव्स। अब इन्हीं वेव्स से रिलेटेड क्या करेंगे हम? सम डिफिनीशंस पढ़ेंगे, है ना। सम डिफिनीशन रिलेटेड वेव्स। ध्यान दो, जैसे कि मान लो ये इधर गई है, ट्रांसवर्स वेव जा रही है। क्या जा रही है इधर? ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। और इसका ये है वेव फॉर्म, ठीक है। तो यहां से देखो, एक बार ऐसे गया, फिर एक बार ऐसे गया, फिर अपोजिट गया, फिर यहां पे आया, है ना। तो यहां तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, है ना। ऐसे इसमें भी एक कॉम्प्रेशन होगा, ठीक है ना। क्या है? कॉम्प्रेशन। फिर एक बार रेयर फ्रैक्शन होगा, फिर कॉम्प्रेशन होगा। तो एक कॉम्प्रेशन, एक रेयर फ्रैक्शन, ये मिला करके एक वाइब्रेशन होता है इसमें। या कह लीजिए एक कॉम्प्रेशन से लेकर अगले नेक्स्ट कॉम्प्रेशन तक जो ये है, ये भी क्या है आपका? एक ऑसिलेशन है या वन वाइब्रेशन है, ठीक है ना। फिर इस रेयर फ्रैक्शन से अगले रेयर फ्रैक्शन तक कह लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसका जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्प्रेशन कह लीजिए या स्ट्रेंथ ऑफ रेयर फ्रैक्शन, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होगी इसकी स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ, ये क्या होती है इसकी? इसकी होती है एम्पलीट्यूड। क्या होती है? तो हम इसको इसके थ्रू नहीं, हम ट्रांसवर्स वेव के थ्रू एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। तो ये हमारा यहां तक हुआ वन वाइब्रेशन, और वन वाइब्रेशन को हम कहते हैं एक वेव। यहां से यहां तक क्या है? एक वेव है। फिर आगे यहां से दो वेव, फिर तीन वेव। तो एक वेव की जो लेंथ होती है ना, उसे वेव लेंथ लैम्डा कहते हैं। ये क्या है? वेव लेंथ। चाहे तो दो क्रेस्ट ले लें, एक क्रेस्ट ये है, एक क्रेस्ट ये है ना। थोड़ा सा इसको हम इरेज कर लेते हैं। एक मिनट, ये मान लीजिए आपका वेव है। ये कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। तो एक वेव ये हो गई, दूसरी वेव ये हो गई। तो यहां पर जो टाइम लगा, एक ऑसिलेशन यानी वन वेव कंप्लीट करने जो टाइम लगता है उसे कहते हैं क्या? वेव लेंथ। ये वेव की लेंथ होती है, एक वेव लेंथ है।
ये 2 वेवलेंथ है और यहां से यहां तक जो टाइम लगा है वो टाइम पीरियड होता है 2t। ये क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, ये ट्रफ है बेटा, ट्रफ, ये भी क्या है, ट्रफ। 2 सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ होती है, या तो 2 ट्रफ के बीच का डिस्टेंस कह लीजिए वेवलेंथ होती है। और यह मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम मीन पोजीशन, इसके मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है ना, ये डायग्राम बना लीजिए। सम डेफिनेशंस में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले डायग्राम बनाइए फिर बताते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो जैसे इसमें कोई पूछा आपसे एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो छोटी सी हेडिंग बना लीजिए, एम्पलीट्यूड। पहली हेडिंग क्या, एम्पलीट्यूड। कोई पूछे व्हाट इज एम्पलीट्यूड बेटा, तो क्या बताओगे आप, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ठीक है ना, लिखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है ना, is called amplitude, is called amplitude, और it is denoted by small a। स्मॉल a से डिनोट करेंगे या तो कहीं कहीं पे कैपिटल A भी दिखाते हैं, दोनों सही है अपनी जगह पे। ठीक है बेटा, हाँ दोनों अपनी जगह पे क्या है, सही है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ medium particles from its mean positions is called amplitude, it is denoted by A। ठीक है, its SI unit is meter, इसकी SI यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, SI यूनिट मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग रहेगी टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड। देखो यहां एक ऑसिलेशन है, ये क्या है, एक ऑसिलेशन, ये 2 ऑसिलेशन या 2 वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को ही वेव कहते हैं, क्या कहते हैं, वेव। तो ये एक ऑसिलेशन जो कंप्लीट करेगा उसे कहते हैं टाइम पीरियड, यानी 1 वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उससे क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। उसका हाफ क्या हो जाएगा, इसका आधा T/2 हो जाएगा, इसका भी आधा T/4, यहाँ क्या होगा 3T/4, यहाँ होगा हमारा 5T/4, यहाँ 6T/4 मतलब 3T/2। ठीक है, तो ये बना लीजिए एक बार अपने से खुद से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसके। तो टाइम पीरियड क्या होगा, ये 6T/4 मतलब 3T/2 और ये आपका हो जाएगा 7T/4 और ये होगा 2T। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें कि 1 ऑसिलेशन या 1 वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसे कहते हैं टाइम पीरियड। लिख लेना, द टाइम टेकन
to complete one vibration or oscillation is called time period, is called टाइम पीरियड। ठीक है, इसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं और डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल टी से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? सेकेंड। एसआई यूनिट इज सेकेंड। ठीक है, अगली हेडिंग होगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डेफिनेशन लिखिए, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से या न्यू से। ऐसे न्यू बनाएंगे, ग्रीक लेटर न्यू, न्यू एन यू, और एफ दोनों से हम डिनोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज डिनोट बाई स्मॉल एफ और न्यू। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है बेटा 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्या होता है? 1 बाई टाइम पीरियड, मतलब f इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल टी। ठीक है, और एसआई यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की? हर्ट्ज। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, HERTZ। सिंबल होता है HZ, या इसी को सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हो, सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, तो सेकेंड इनवर्स भी क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है और हर्ट्ज भी होती है। ठीक है, ठीक है, अब डालो हेडिंग वेव लेंथ। वेव लेंथ, ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है? ये अपने टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? वेवलेंथ। देखो, द लेंथ कवर्ड बाय वेव इन इट्स टाइम पीरियड, द लेंथ कवर्ड बाय वेव in its time period, in its time period is called wavelength, is called wavelength. It is denoted by lambda. ग्रीक लेटर क्या पढ़ेंगे इसको? लैम्डा। क्या पढ़ेंगे? लैम्डा। ठीक है ना, ये ग्रीक लेटर है आपका लैम्डा। चलो ठीक है, तो ये ग्रीक लेटर, और इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप डायरेक्ट नोट करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ये है एंगुलर, हाँ, फ्रीक्वेंसी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। एसआई यूनिट रेडियन पर सेकेंड। ठीक है,
अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें वेव नंबर क्या होता है। तो वेव नंबर ये होता है वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है वेव नंबर, नोट कर लीजिए उसी में। वेव नंबर क्या होता है, वेवलेंथ मतलब 1/λ, ठीक है। क्लियर रहेगा, ओके बेटा। अब बात करते हैं एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर या इसी को हम लोग प्रोपेगेशन कांस्टेंट कहते हैं। प्रोपेगेशन कांस्टेंट मतलब एक ऐसा कांस्टेंट जो प्रोपेगेशन के दौरान वो क्वांटिटी कांस्टेंट रहे, उससे हम लोग के मानते हैं। और के इक्वल टू होता है 2π/λ। क्या होता है, 2π/λ, यही है प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ये होता है, इसकी यूनिट रेडियन पर मीटर होती है, ठीक है तो कांस्टेंट लेकिन रेडियन पर मीटर इसकी यूनिट होती है। अब डालो लास्ट हेडिंग इसमें, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी कोई पूछे वेव वेलोसिटी क्या होती है। वेव वेलोसिटी तो जो वेव है या वाइब्रेशन 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे हम इसकी क्या कहेंगे, वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड, है ना। लिखो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड the distance covered by wave in 1 second is called wave velocity, is called wave velocity। इसे हम लोग वेव वेलोसिटी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल v, इसे v से दिखाते हैं। किससे, v से, ठीक है। तो ये था सम डिफिनीशंस, क्या हो गया, ठीक है ना। मेन हेडिंग जो डाले थे उसी में अंडर था ये, ठीक है ना। अब जितनी हेडिंग पढ़ी उन सब हेडिंग जो थी सब क्लास 9th की चीज़ें थी, ठीक है। एक और हेडिंग अभी 9th की पढ़ेंगे हम लोग जो 9th के एनसीईआरटी में है, वो है कि वेव वेलोसिटी v और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो डालो हेडिंग, न्यू हेडिंग रहेगा रिलेशन अमंग वेव वेलोसिटी अमंग स्पेलिंग यही हुई ना, AMONG, अमंग की, सही है ना। अमंग वेव वेलोसिटी कॉमा फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है बेटा। तो ये आपका हेडिंग बनेगा। चलो बात करते हैं वेव वेलोसिटी की। तो आपने पढ़ा है कि 1 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो क्या होता है, उसका वेव स्पीड। तो हमने मान लिया कि वेव v स्पीड से जा रही है और ये इसका टाइम पीरियड है कैपिटल T, ठीक है। ये क्या टाइम पीरियड, ये हाफ टाइम है। वेव ऐसे जा रही है तो t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है आपको पता है ना, कि वो वेवलेंथ होता है। कि अपने टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो क्या होती है, उसकी वेवलेंथ होती है। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड कितना होगा, लैम्डा मीटर। बोलो तो 1 सेकेंड में कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड की मैं बात करूं तो टी डिवाइड हो जाएगा लैम्डा बाई टी, और इसको बोलते हैं वेव स्पीड, यानी v इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा बाई टी। और आपने t इक्वल टू क्या पढ़ रखा है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी। इसको बनाओ इक्वेशन फर्स्ट, इसको बनाओ सेकंड, ये वैल्यू पुट करेंगे तो v इक्वल टू लैम्डा बाई 1 बाई एफ जाएगा ऊपर, तो v इक्वल टू क्या मिलेगा, f इंटू लैम्डा। तो ये है फार्मूला v इक्वल टू एफ लैम्डा, किसका, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच रिलेशन। ठीक है, क्लियर है। क्लियर। तो ये था रिलेशन v इक्वल टू एफ लैम्डा। इतनी बात जो थी वो सब क्लास 9 तक की थी, एज अ रिवीजन हमने लिया है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं क्लास 11 की फिजिक्स में, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपसे एक बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है आप लोग से, मतलब आपके नीट के एग्जाम्स में और स्कूल के एग्जाम्स में क्वेश्चन टीचर्स कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस किस पर करेंगे, तो वो हमारी है ट्रांसवर्स वेव की स्पीड से, है ना, किससे, हाँ। तो अब हम जितने भी वेव पढ़ा है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, इनकी स्पीड पढ़ेंगे, यहां से स्टार्ट होता है 11th की फिजिक्स, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो इसकी स्पीड हम दो जगह निकालते हैं, है ना। पहला है इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब डोरी, कोई खींची हुई डोरी है ना, उसमें ट्रांसवर्स वेव की अगर स्पीड निकालना है तो कितनी होगी, तो उसकी स्पीड होती है √T/m। क्या होती है, यहां T है टेंशन, क्या है, हाँ टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है, और m है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव की स्पीड कितनी होती है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में, तो क्या बताओगे, v इक्वल टू √T/m। डायरेक्टली फार्मूला याद रखो, इसकी प्रूविंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है ना। दूसरा, इन सॉलिड बॉडी, यानी सॉलिड कह लीजिए, है ना, इन सॉलिड मटेरियल, इन सॉलिड मटेरियल, तो सॉलिड मटेरियल में होता है v इक्वल टू √η/ρ। ईटा क्या मालूम है, पढ़े हो ना, ईटा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल। मटेरियल का क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। आप उसमें इस पार्ट 2 बुक में पढ़े होंगे, फर्स्ट चैप्टर, है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में। और वो क्या है, डेंसिटी है, क्या है, हाँ डेंसिटी, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।
ठीक है, अब डालिए हेडिंग इस वक्त स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या स्पीड ऑफ, हाँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो फर्स्ट नंबर रहेगा इसमें इन लिक्विड और गैस, दैट इज इन फ्लूइड, इन फ्लूइड। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल का जो हम स्पीड निकालने जा रहे हैं वो निकालेंगे पहले हम लिक्विड में या गैस में। बेसिकली हम लोग ज़्यादातर यूज़ यही करते हैं, जैसे अगर हम लोग पानी में डूबते हैं तो वही चलाते हैं बचाओ बचाओ, है ना, पानी में डूबे हुए हैं, है कि नहीं, तो वहाँ से ला सकते हैं, तो लिक्विड में है। और हवा में दौड़ते हैं, हवा में बातें, आधी तूफान चल रहा है, वहाँ पे भी हम लोग बोलते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें किसमें, किसमें, लिक्विड या गैस में। तो ये जो स्पीड है किसकी, लॉन्गिट्यूडनल की, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन लिक्विड, या हम डायरेक्ट फ्लूइड लिखते हैं इसको, फ्लूइड मतलब लिक्विड गैस दोनों आ जाएगा ना, इन फ्लूइड्स depends on the bulk modulus। bulk modulus पढ़ाया है ना, bulk modulus and density किसके, ऑफ फ्लूइड के, फ्लूइड की डेंसिटी और उसके बल्क मॉडुलस पर डिपेंड करता है इस कंडीशन में। तो स्पीड जो फार्मूला बना है इसके लिए अंडर रूट के बाई रो, के क्या है, बल्क मॉडुलस है ना, के क्या है, हाँ, बल्क मॉडुलस जो कि प्रेशर को बताता है, और रो क्या है, डेंसिटी है। ठीक है, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं लिक्विड या गैस में स्पीड। ठीक है, कोई भी लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर है तो। ठीक है, ये किस में हो गया, फर्स्ट नंबर फ्लूइड में। अब सेकंड नंबर क्या रहेगा, इन अ सॉलिड मटेरियल, इन अ सॉलिड मटेरियल, है ना, इन अ सॉलिड मटेरियल दूसरा नंबर है ये। तो सॉलिड मटेरियल की जो स्पीड होती है वो दिया गया है अंडर रूट के प्लस 4/3 ईटा बाई रो, ये है। ठीक है, इसमें के क्या है, बल्क मॉडुलस है सॉलिड का, मॉडुलस, ईटा क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, रो डेंसिटी। ठीक है, जल्दी नोट करिए। हो गया। थर्ड नंबर एक स्पेशल केस है सॉलिड रॉड के लिए, किसके लिए, हाँ, थर्ड नंबर डालेंगे आप लोग, इन अ सॉलिड रॉड। अगर सॉलिड रॉड रहे तो उसमें स्पीड क्या होगी, तो उसकी स्पीड v इक्वल टू होती है अंडर रूट
यंग मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, यंग मॉडुलस अपॉन डेंसिटी y बाई रो। ठीक है, यहां y क्या है, यंग मॉडुलस, यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है, और रो क्या है, डेंसिटी, क्या है, डेंसिटी। तो ये है लॉन्गिट्यूडिनल वेव की स्पीड डिफरेंट मीडियम्स में। लिक्विड गैस में एक ही फार्मूला है, दिया गया है ना। किसी भी सॉलिड में अगर निकालना है तो आप ये यूज करेंगे, है ना। अगर प्रॉपर एक रॉड में निकालना, सॉलिड है अंदर से क्या है, सॉलिड है और रॉड है ये, तो रॉड के लिए हम यंग मॉडुलस उसका पता करेंगे, किस मटेरियल का रॉड है, उसका यंग मॉडुलस, उसका डेंसिटी पुट करके स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है, ये थी लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में। उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, ट्रांसवर्स की कैसे निकालेंगे, इन सब फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो हमने फार्मूला पढ़ाया, ये फार्मूला पर न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, प्रैक्टिस। अब जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है उसमें आपके जो सिलेबस में है और जो हम लोग पढ़ते हैं अभी तक फिजिक्स में, वो सिर्फ साउंड वेव पढ़ते हैं। साउंड वेव ही एक ऐसा एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडिनल वेव का जो पूरी फिजिक्स में यूज होता है, और कोई लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में बताया नहीं गया है कि हाँ ये भी एक वेव होती है लॉन्गिट्यूडिनल में। तो साउंड वेव कैसी वेव है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे साउंड वेव के बारे में। उसकी स्पीड यहाँ पे कितनी होगी, तो साउंड वेव तो हम लोग सॉलिड में बोलेंगे नहीं, कि बोलेंगे, उसमें नहीं बोलेंगे, हम लोग तो बोलने जा नहीं रहे हैं। जनरली यूज हम लोग को प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, लिक्विड में या गैस में, वहाँ बोलने पर, मतलब कि आप कह लीजिए फ्लूइड में। लिक्विड में भी नहीं जाएंगे, आप गैस की बात करेंगे सिर्फ, क्योंकि हम लोग कहाँ पे रहने वाले हैं, हवा में रहने वाले हैं, मतलब गैसेस में रहने वाले हैं, है ना। एयर क्या है, गैस है, तो गैस में रह रहे हैं, तो गैस में साउंड की स्पीड क्या होगी, इसके लिए न्यूटन ने बताया। किसने बताया, न्यूटन ने। तो हेडिंग रहेगा अब आपका स्पीड ऑफ साउंड वेव इन गैस, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन अ गैस। ये गैस में जो साउंड की स्पीड होती है वो कितनी होती है, इसे बताया हमारे न्यूटन ने। बहुत महान साइंटिस्ट थे न्यूटन, यहां भी अपना ये जो है दांव खेल गए, है ना। यहां भी टांग लड़ा दिए हैं अपनी, नहीं हमको यहां पे लॉ देना है, चलो ठीक है लॉ दे ही दिए हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। न्यूटन ने कहा कि जब कोई साउंड वेव किसी गैस के थ्रू, किसी गैस क्या है मतलब मीडियम गैस के थ्रू ट्रेवल करेगी, किसके थ्रू, तो कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन होगा। कॉम्प्रेशन होगा तो वहां पे टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, हीट प्रोड्यूस होगा। फिर आगे चल के रेयरफैक्शन होगा तो वहां टेम्परेचर फॉल करेगा, है ना। जिससे क्या होगा, टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा। और जहां कॉम्प्रेशन होगा बेटा, वहां हीट जनरेट होगा, हीट होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हीट कहां फ्लो कर जाएगी, वो हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या करेगी, फ्लो कर जाएगी। जिससे होगा क्या कि यहाँ का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, है ना। ये न्यूटन ने कहा, कितना बढ़िया बात बताई ना उन्होंने। तो सब जगह टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस तरह से क्या रहेगा, हाँ। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे गैस का और वेव ट्रेवल कर रही है, तो गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहने पर हमने कौन सा प्रोसेस बताया है, आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब इस कंडीशन में गैस हमारा कैसा बिहेवियर करेगी, आइसोथर्मल प्रोसेस में। मतलब साउंड वेव ट्रेवल कर रही है वो आइसोथर्मल कंडीशन में, है ना। तो इसमें लिखना अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन साउंड वेव travels through a gas
अंडर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है ना, ये न्यूटन ने बहुत अच्छी बात बताई लेकिन ये बात जो है आगे चल के फ्लॉप हो गई, क्योंकि जो गैस होती है ना वो हीट की बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है, क्योंकि गैस में हीट का फ्लो नहीं होता है ना, ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। इस पर जो है इनकी थ्योरी फ्लॉप हो जाती है और इन्होंने एक गलत फार्मूला दे दिया, लेकिन वो फार्मूला हमें पढ़ना है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन साउंड वेव ट्रेवल्स थ्रू अ गैस अंडर आइसोथर्मल प्रोसेस, और जब अंडर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तब स्पीड क्या होगी, देन स्पीड ऑफ साउंड वेव इज गिवन बाई, तब कैसे दिया जाता है, जो हमने गैस में पढ़ाया फार्मूला क्या है, V बराबर अंडर रूट के बाई रो, तो वहां के जगह उन्होंने क्या रखा मालूम है, अंडर रूट के आइसो मतलब आइसोथर्मल। ठीक है ना, ये इन्होंने कहा। ठीक है, ये बात इन्होंने बताया अंडर आइसो। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस किसको फॉलो करती है मालूम है, बॉयल्स लॉ को। किसको फॉलो करती है, बॉयल्स लॉ को, है ना। तो चलो चेक कर लेते हैं बॉयल्स लॉ को। तो इसमें पैराग्राफ चेंज कर लिखना अंडर आइसोथर्मल प्रोसेस गैस फॉलोज द बॉयल्स लॉ, मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, ये क्या है, कांस्टेंट है, फॉलोज द बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट। इसका क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर दे, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कर दे। चलो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, तो डी डी वी ऑफ पी वी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन वाला डिफरेंशिएशन करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब ये हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ये आपका 1 हो जाएगा, क्या होगा 1। तो P प्लस V डी पी बाई डी वी, क्या करेंगे, dv से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो P dv है ना, P dv, यहां पे V बाहर होगा और P इधर आ जाएगा। ठीक है, P dv प्लस V dp इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, इसको ट्रांसफर कर देते हैं, उस साइड इसको डिवाइड कर देते हैं, तो P कितना आ जाएगा हमारा, माइनस V dp बाई dv। ये है स्मॉल चेंज इन प्रेशर, ये है स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो ये है, नीचे अगर लगा देंगे dv बाई v, तो ये होगा वॉल्यूम स्ट्रेन, क्या होगा, और ये नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये क्या होता है, बल्क मॉडुलस का फार्मूला नहीं है, याद आया। तो ये आपका है बल्क मॉडुलस, मतलब K आइसोथर्मल, सेकेंड नंबर इक्वेशन। तो जहां K आइसोथर्मल है वहां क्या रख देंगे, P, क्या रख देंगे। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वेलोसिटी V कितना आएगा, अंडर P बाई रो। तो न्यूटन ने ये फार्मूला दिया, गैस में स्पीड क्या होगी, गैस का प्रेशर P क्या है यहाँ पे, प्रेशर, रो डेंसिटी, क्लियर है। तो इससे गैस का, जब हम यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू रखेंगे, अगर हम गैस की डेंसिटी यहाँ पे 1.296 रखते हैं यहाँ पे, है ना, रख के सॉल्व करेंगे तो करीब 280 मीटर पर सेकेंड आता है ये। अगर हम P कितना रखें, 1 atm कितना रखें, और गैस की स्पीड डेंसिटी क्या होती है ऑक्सीजन की, 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये होता है 1.013 10 की पावर 5 पास्कल। तो बाई इक्वेशन इसको बनाते हैं थर्ड,
रखते हैं यहाँ पे v की वैल्यू 1.013 10 की पावर 5 अपॉन 1.29 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 280 मीटर पर सेकेंड आएगा बेटा। कितना आएगा? 280 मीटर पर सेकेंड, जो कि विच इज लेस टिल 15%, 15% तक क्या है ये? कम है ये। ठीक है ना? जो एक्चुअल होता है वो कितना होता है? 232 होता है ना? 332 जो कि एक्चुअल से क्या है? ये कम है। कितना कम है एक्चुअल से? 15%। तो ये फार्मूला क्या है? रॉन्ग है, थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ इसमें छूटा हुआ है। तो इसी जो छूटा हुआ है इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना बाकी है, मतलब कुछ है सही एकदम, कुछ न कुछ टर्म छूट रहा है इसमें, है ना? उस करेक्शन को लाप्लास ने सुधारा। किसने सुधारा? हाँ, उसे कहते हैं लाप्लास करेक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लाप्लास करेक्शन पढ़ाएंगे इसके आगे, है ना, लेक्चर नंबर 2 वाले में। और लाप्लास करेक्शन के साथ साथ में हम वेव का एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, वेव की इक्वेशन क्या होती है, और भी कुछ बातें पढ़ाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे फिर चैप्टर इसका द एंड हो जाएगा। ठीक है ना? बाकी चैप्टर डिलीटेड है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास में। पढ़िए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।